1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब आज़ादी की मिठास के साथ साथ भारत को बंटवारे की कड़वाहट भी सहनी पड़ी। उस वक्त इस दुनिया के हर एक देश के पास दो रास्ते थे। एक का नाम था हिंदुस्तान और दूसरे का नाम था पाकिस्तान। बाकी देशों ने किसको चुना शायद इस बात से फ़र्क पड़े ना पड़े, पर अमेरिका किसकी तरफ था इस बात से किसी देश की शुरुआती विकास पे खासा फ़र्क पड़ सकता था, और ख़ासकर जब वो देश अभी अभी आज़ाद हुआ हो। भारत के आज़ादी के वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे हैरी एस ट्रूमैन। उन्होंने और उनके सलाहकारों ने उस वक्त भारत को पाकिस्तान के मुकाबले डिप्लोमेटिकली ज़्यादा मजबूत माना था, और ना सिर्फ माना था बल्कि आगे बढ़ के भारत की कई क्षेत्रों में मदद करने की कोशिश की। पर उस वक्त भारत और दुनिया का माहौल कहें या नेताओं की सोच, नेहरू जी ने भारत को किसी भी देश की तरफ ज़्यादा आश्रित होने नहीं दिया। जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था तब भी भारत ने न्यूट्रल रहने का निर्णय लिया, और अमेरिका इस बारे में ज़्यादा खुश नहीं था। तब के अमेरिकी सेक्रेटरी डीन एक्सन ने नेहरू की काबिलियत को दुनिया की राजनीति में माना, पर साथ ही साथ ये भी कहा कि नेहरू सबसे जटिल इंसानों में से एक हैं जिनके साथ मैंने अभी तक डील किया है। H.W. ब्रांड्स अपनी किताब इनसाइड द कोल्ड वॉर में लिखते हैं, नेहरू का 1949 का अमेरिकी दौरा एक अनडिप्लोमेटिक डिजास्टर था। शुरुआती दौर की बात करें तो भारत ने विशिष्ट परिस्थितियों में किसी एक देश विशेष को प्राथमिकता भी दी है। जैसे कि भारत ने अमेरिका का तब साथ दिया जब अमेरिका ने 1950 के कोरियन वॉर में कोरिया के अग्रेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई, पर साथ ही साथ कम्युनिस्ट चाइना को ना पहचानने के अमेरिकी सुझाव को ठुकराया। 1959 में ड्यूइट डी ईशनोवर अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने जो भारत के दौरे पे आए, और उसके बाद भारत अमेरिकी रिश्तों को एक नई दिशा मिली। पर इस दिशा की दशा समय समय पे बदलती रही। पर तब तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि भारत और अमेरिका अच्छे और बुरे तौर पे आमने सामने आए हों या दुनिया से पलट एक दूसरे के समर्थन या विरोध किया हो। कभी 1965 के इंडो चाइना वॉर में यूएसए भारत का साथ देता दिखा, वहीं दूसरी ओर 1971 की लड़ाई में अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया। और ऐसी ही उतार चढ़ाव भरी रही भारत और अमेरिका के रिश्तों की कहानी। पर काफ़ी कुछ बदला 1998 में। उन्नीस में अटल बिहारी वाजपेयी जी की लीडरशिप में भारत ने पोखरण में न्यूक्लियर परीक्षण किया, जिसके बाद यूएसए ने भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा बहिष्कार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत के बारे में न्यूक्लियर परीक्षण के बाद कुछ ऐसा कहा। India conducted a series of nuclear explosive tests. India's action threatens the stability of Asia and challenges the firm international consensus to stop all nuclear testing. पर लगभग 18 महीने बाद वाजपेयी जी की कुशल विदेश नीति और तब के विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह जी के प्रयासों के बाद बिल क्लिंटन भारत आए। 1978 में जिमी कार्टर के बाद वो पहले राष्ट्रपति बने जो 22 साल के बाद 2000 में भारत के दौरे पे आए, और इसके बाद वाजपेयी जी ने भी रिश्तों में सुधार करने की पुरजोर कोशिश की और 2001 से 2004 के बीच 4 अमेरिकी दौरे किए। जो अमेरिका भारत पे कभी आर्थिक पाबंदियां लगा रहा था, उसी अमेरिका के राष्ट्रपति का ये कहना था कि हमारा गठबंधन मजबूत है, क्योंकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जानते हैं कि आतंकवाद को रोकना कितना ज़रूरी है। वाजपेयी जी के कार्यकाल में भारत अमेरिका के रिश्तों को एक नई दिशा मिल चुकी थी, और इस नई दिशा की दशा को अच्छा करने का काम किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। बिल क्लिंटन के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश, जिन्होंने 2006 में भारत का दौरा किया, और उस वक्त से भारत अमेरिका के रिश्तों का सुनहरा समय चालू हुआ, क्योंकि उस 2006 के राष्ट्रपति दौरे के बाद 2008 में भारत ने न्यूक्लियर डील साइन की, और उसी के साथ अमेरिका ने भारत को एक न्यूक्लियर शक्ति के तौर पे पहचाना। और जॉर्ज बुश के कार्यकाल में ही भारत ने अमेरिका के साथ ओपन स्काईज एग्रीमेंट और डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किया।
उस वक्त अमेरिका की भारत की ओर गंभीरता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब जॉर्ज बुश का कार्यकाल समाप्त हुआ तब व्हाइट हाउस की तरफ से एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ जिसमें भारत के साथ सुधरे रिश्तों को जॉर्ज बुश की विदेश नीति की एक प्रमुख उपलब्धि बताई गई। जॉर्ज बुश के बाद सत्ता संभाली डेमोक्रेटिक पार्टी के बराक ओबामा ने और उन्होंने भी पिछले 4 वर्षों में जॉर्ज बुश की ही तरह भारत का कई आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर समर्थन किया। 2010 में बराक ओबामा भारत दौरे पे आए और कई सारी समिट्स और भारत के पार्लियामेंट को संबोधित किया और कहा कि वो चाहते हैं कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बने। और इनके अलावा भी कई ऐसे वाक्य हुए जब मनमोहन सिंह और बराक ओबामा ने खुले मंच पे एक दूसरे को समर्थन दिया। नरेंद्र मोदी जी की पृष्ठभूमि देख के आपको कई लोग ये कहते मिल जाएंगे कि बीजेपी की सरकार राइट विंग या कंजर्वेटिव सरकार है और उसके उलट तब के राष्ट्रपति बराक ओबामा की डेमोक्रेट पार्टी एक लिबरल पार्टी मानी जाती थी और इसी वजह से कई लोगों के मन में बीजेपी सरकार के आने के साथ साथ भारत अमेरिकी रिश्तों की दिशा पे संशय था। पर पार्टियों की मूल मानसिकता से हट के दोनों नेताओं ने राजनेताओं की तरह एक दूसरे का स्वागत किया और ओबामा ने 2015 में एक बार फिर भारत का दौरा किया और अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार भारत में आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। ओबामा के कार्यकाल के दौरान ही भारत ने अपने डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को रिन्यू कराया और 2016 में अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पे वर्गीकृत किया और इसके साथ साथ ओबामा ने भारत को कई लोन्स देने की घोषणा की जिसमें कि $4 बिलियन का लोन अमेरिकी बैंकों द्वारा, $2 बिलियन का लोन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और $1 बिलियन का लोन हमें यूएस एक्सिम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के द्वारा दिया जाना था। और अपने कार्यकाल के अंत में ओबामा ने लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट यानी लेमुआ को भी साइन किया। पर ऐसा नहीं है कि बराक ओबामा ने भारत को हर फैसले और हर क्षेत्र में समर्थन दिया। 2015 के भारत दौरे के बाद बराक ओबामा ने एक मीटिंग में कहा, मिशेल और मैं भारत से लौटे हैं, एक बहुत ही खूबसूरत देश, लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे कई अवसरों पर एक धार्मिक आस्था वाले लोगों को दूसरी आस्था वाले लोगों ने टारगेट किया है। इस असहिष्णुता को देख के गांधी जी तक हैरान होते, वो इंसान जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया। ओबामा के कार्यकाल के बाद प्रेसिडेंट बने रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप, जिनके सत्ता संभालने के बाद हमने कॉमकासा और बैका जैसे ज़रूरी एग्रीमेंट्स को साइन किया और तेज़ी से भारत के साथ व्यापार बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। 2019 में भारत और यूएसए के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार $149 बिलियन का था, जो भारत के किसी भी और देश के व्यापार के मुकाबले कई ज़्यादा है। और इसी वजह से 2018-19 में चाइना को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका भारत का सबसे प्रमुख व्यापार भागीदार बना। कश्मीर मुद्दे पे भी ट्रंप का रुख भारत की तरफ नर्म ही रहा और उनका मानना था कि ये भारत का अंदरूनी मामला है और भारत के ऊपर उन्हें भरोसा है कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो सही होगा। पर साथ ही साथ ट्रंप लीडरशिप में जितना सुहाना सब कुछ लगता है, शायद उतना है नहीं। ट्रंप ने खुले मंचों में तो लगभग हर बार भारत का हाथ पकड़ा है, पर अंदरूनी तौर पे कई बार भारत के खिलाफ भी फैसले दिए हैं, जैसे कि भारत को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से हटा देना, जिसके अंतर्गत भारत को $6 बिलियन तक का ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट अमेरिका में करने को मिलता था। इसके साथ साथ कुल व्यापार जो भारत और अमेरिका के बीच होता था, उसमें लगभग भारत को 18 से $20 बिलियन का सरप्लस था, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने कम करने को कहा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे जो बाइडेन, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। विशेषज्ञों की माने तो जो बाइडेन की कार्यशैली बराक ओबामा से कई हद तक मिलेगी। उसका कारण ये भी है कि दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, पर साथ ही साथ जो बाइडेन ओबामा के कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। निष्कर्ष निकालें तो जो बाइडेन अमेरिका और भारत के रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक जरूर लेके जाएंगे, पर CAA, NRC और कश्मीर जैसे मुद्दों पे अमेरिकी सरकार का रुख थोड़ा कठोर जान पड़ेगा। इसके अलावा ओबामा से विपरीत बाइडेन ओबामा के जैसे चाइना के लिए नर्म रहें, इस बात की उम्मीद कम है। अनुमान हम कितने ही लगाएं, पर बाइडेन और अमेरिका का रुख पूरी दुनिया के लिए कैसा रहेगा, ये तो वक्त के गर्भ में ही छिपा है। पर हम आशा करते हैं कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ मिलकर पूरे विश्व भर में विकास, सुरक्षा और व्यापार के नए कीर्तिमान स्थापित करें। कैसा लगा आपको हमारी एनिमी एंड एलाई सीरीज का ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं और अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ भारत अमेरिकी रिश्तों के इस विश्लेषण को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।